हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जाएंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आज हम पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, फोर्स को डिफाइन किए थे कि फोर्स एक्चुअल में होता क्या है, और हम लोग पढ़े थे नीड पैरामीटर टू डिफाइन फोर्स। मतलब फोर्स को डिफाइन करने के लिए 3 पैरामीटर के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। फिर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स क्या है, कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम एक्सप्लेन किए थे। फिर हम एक्सप्लेन किए थे कि फोर्स का ये यूनिट क्या होता है, जिसमें हम लोग MKS, CGS, SI सारा यूनिट को हम डिस्कस किए थे फोर्स के बारे में। ठीक है, फोर्स से रिलेटेड। आज के इस लेक्चर में हम लोग न्यूटन लॉ को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत? वहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि सर यहाँ पर हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो आगे हम देखते हैं। तो आगे हम लोग को पढ़ना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये एक यूट्यूब लेटर है। यूट्यूब लेक्चर में आप रेगुलरिटी बनाए रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक फ्रेंड्स हमारे ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और हमारे इस वीडियो सेशन को आप लाइक कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज इसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसमें इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि न्यूटन ने जो मोशन का लॉ दिए थे, नियम दिए थे, वो क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक करके हम सारा न्यूटन ने एक एक करके 3 लॉ दिए थे, जिसमें हम तीनों लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं कि क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई भी हल्का सा भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो न्यूटन ने पहला लॉ दिया था, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, पहला लॉ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि न्यूटन दिए थे। तो फर्स्ट लॉ क्या दिए थे? मान लीजिए आपका कोई बॉडी है, ये आपका कोई बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी जो है आपका, मान लीजिए रेस्ट में है। फर्स्ट लॉ बोलता है कि कोई बॉडी अगर आपका रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आपका बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में, यानी यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब वेलोसिटी जो है इसका क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है आपका, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो स्टेट होगा, स्टेट विल रिमेन्स सेम। ठीक है, स्टेट जो होगा रिमेन्स सेम, लेकिन कब तक स्टेट सेम रहेगा? जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए, यानी अनटिल या अनलेस भी लिख सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स नॉट अप्लाई। ठीक है, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, उसका स्टेट चेंज नहीं होगा, वही स्टेट में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स आरोपित नहीं किया जाए, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आप लोग बचपन से जान रहे होंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है। ठीक है, इसी लॉ को फ्रेंड्स बोला जाता है, दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, नोट मेरे आप लिख सकते हैं, दिस लॉ इज also called law of इनर्शिया। इसी लॉ को इनर्शिया का लॉ बोला जाता है। फ्रेंड्स, अब इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया होता क्या है? तो फ्रेंड्स, आप जानते होंगे इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया किसी भी बॉडीज का, किसी भी
ऑब्जेक्ट का एक नेचुरल प्रॉपर्टी होता है, जिसमें जो अवस्था में, जो स्टेट में पहले से होता है वही स्टेट को मेंटेन करना चाहता है। जिस स्टेट में पहले से हो वही स्टेट में उसको मेंटेन करना। अगर बॉडी आपका रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो आपका बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। ठीक है, यानी वो जो फर्स्ट न्यूटन लॉ से ही आपको लॉ ऑफ इनर्शिया का डिफिनीशन मिलता है। आ रहा समझ में फ्रेंड्स? इसीलिए फर्स्ट लॉ को बोला गया है लॉ ऑफ इनर्शिया। एनी डाउट? अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया एक फिजिकल पावर ऑफ ए ऑब्जेक्ट या ए बॉडी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप समझ रहे होंगे। कोई प्रॉब्लम? तो देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि बॉडी अगर आपका रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो तो उसका स्टेट सेम रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, इसी लॉ को बोला जाता है न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसी लॉ से आपको आपका फोर्स का जो एक्चुअल डिफिनीशन मिलता है वो इसी लॉ से मिलता है। तो अगर फ्रेंड्स, अगर कोई आपसे पूछता है कि फोर्स का डिफिनीशन न्यूटन के किस लॉ से मिलता है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से आपको फोर्स का डिफिनीशन मिलता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है कि कोई भी बॉडी आपका स्टेट में रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में, जब तक उस पर कोई बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जा सके। आ रहा है समझ में फ्रेंड्स? कोई दिक्कत? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि रेस्ट या मोशन में कोई भी बॉडी तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा सके। ठीक है, इसी नियम को बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये फिजिकल पावर ऑफ ए बॉडी होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए, तो अब हम लोग सेकेंड लॉ को डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ आई होप समझ गए होंगे। तो आइए हम अब डिस्कस करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ को। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन का दूसरा नियम। ठीक है, न्यूटन के द्वारा दिया हुआ। ठीक है, न्यूटन का दिया हुआ दूसरा नियम मोशन का, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फ्रेंड्स, सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। रेट ऑफ change in linear momentum of body that is always equal to force applied in body। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज दैट इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इन बॉडी। ठीक है, इसमें एक कंडीशन है, इसमें एक और कंडीशन है, कह रहा है डायरेक्शन सॉरी फ्रेंड्स, कह रहा है डायरेक्शन जो है आपका डायरेक्शन ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम विल बी सेम। ठीक है, सेम रहेगा जिस डायरेक्शन में आप फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करते हैं तो इन द डायरेक्शन ऑफ
ऑफ फोर्स। आइए फ्रेंड्स इसको हम समझाते हैं कि ये कह क्या रहा है। वास्तविक में लीनियर से न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है आखिर कह क्या रहा है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स आता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम आखिर होता क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तो देखिए यहाँ रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज दैट इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इन बॉडी। यानी कह रहा है न्यूटन सेकेंड लॉ कह रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज लीनियर मोमेंटम में होगा, ठीक है, वो इक्वल होगा आपका जो बॉडी में फोर्स अप्लाई हुआ है उसके बराबर, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि जो लीनियर मोमेंटम में चेंज होने वाला है, आप जान जाइए लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एम बी। जैसे P आपका लीनियर मोमेंटम हो गया है, M आपका मास ऑफ बॉडी हो गया है, V हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो इसी को कह रहा है कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम को आपको बता रहा है कि जो बॉडी में फोर्स अप्लाई हुआ है उसकी कितना फोर्स अप्लाई हुआ है वो आपका चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आगे कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम विल बी सेम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है फोर्स के डायरेक्शन में ही, फोर्स के डायरेक्शन के सेम होगा। आ रहा है फ्रेंड्स समझ में आपको। चलिए अब इसको हम समझते हैं और इसी से देखिए आगे चल के इसी से हमको फोर्स का जो फार्मूला मिलता है, फोर्स को पता करने का जो फार्मूला मिलता है इसी से मिलेगा। तो कह रहा है रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो फ्रेंड्स यहाँ हम ध्यान देते हैं, देखिए फ्रेंड्स ये P इक्वल टू क्या होगा, एम भी हम लोग जानते हैं। ये आपका लीनियर मोमेंटम का क्या है, फार्मूला है। एक मिनट फ्रेंड्स, P इक्वल टू एम बी आपका क्या है, लीनियर मोमेंटम का फार्मूला है। इसको कह रहा है कि देखिए याद रखिएगा लीनियर मोमेंटम एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है फ्रेंड्स। लीनियर मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, P इक्वल टू एम भी, ठीक है। और यहाँ कर रहा है रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो अब देखिए रेट इन चेंज, तो इसको हमको टाइम के रिस्पेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको अथी करने से पहले एक हम फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए कोई आपका बॉडी है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए बॉडी है, इसका जो ये आपका बॉडी है, इसका मास m है, ठीक है, और वेलोसिटी v से ये एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। वेलोसिटी v से ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, मास इसका m है। तो लीनियर मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू एम भी, ठीक है। ये आपका लीनियर मोमेंटम हुआ। अब इसको हमको टाइम के रिस्पेक्ट क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी। तो रेट ऑफ चेंज मतलब टाइम के आपस में, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में इसको हमको डिफरेंशिएट करने का आवश्यकता है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, dp अपॉन dt इक्वल टू d/dt ऑफ एम भी, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पर हमको पता चलता है dp अपॉन dt d/v/dt dm प्लस m कांस्टेंट रहता है dv अपॉन dt, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका हमको रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो ये इक्वल टू समझिए कि ये हमारा फोर्स का क्या मिलता है कि फोर्स आपका अगर एक्चुअल फोर्स क्या है, फोर्स हम बोल सकते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है। तो आपका फोर्स का ये रियल फार्मूला हो गया कि dm/dt प्लस m वेक्टर dv/dt। ये आपका फोर्स एक तरह के हो गया, क्योंकि यहाँ बताया गया है रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो ये रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल है, तो अप्लाइड फोर्स के इक्वल है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल है रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम अप्लाइड फोर्स के, तो ये रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम है जो कि ये फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। आइए अब हम वेलोसिटी जो है इसको हम कांस्टेंट करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका वेलोसिटी को क्या किया जाए, कांस्टेंट किया जाए, ठीक है। तो केस फर्स्ट में लेते हैं, केस फर्स्ट में इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी
इज कांस्टेंट, इसका वेलोसिटी को मान लीजिए कांस्टेंट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप इसका वेलोसिटी को कांस्टेंट करेंगे तो आपका आ जाएगा एफ इक्वल टू वी वेक्टर डी एम अपॉन डी टी, ठीक है। वेलोसिटी अगर आप कांस्टेंट कर देते हैं तो डी एम अपॉन डी टी आपका आ जाएगा, या मान लीजिए वेलोसिटी से कांस्टेंट करते हैं तो डी अपॉन डी टी आता है, या इसको रहने देते हैं केस फर्स्ट में। पहले हम वेलोसिटी नहीं मास को कांस्टेंट करते हैं, फिर बाद में हम वेलोसिटी को कांस्टेंट करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, मान लीजिए लेट, या कंडीशन फर्स्ट लिखते हैं, केस फर्स्ट इसमें मान लीजिए हम वेलोसिटी को क्या करते हैं, कांस्टेंट। वेलोसिटी को कांस्टेंट क्या सेकेंड में करते हैं, सबसे पहले मास को कांस्टेंट करते हैं। तो इफ द मास ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए मास को हम कांस्टेंट कर दिए तो आपका ये हो गया एफ इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, ठीक है फ्रेंड्स। एफ इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, ये आपका मास कांस्टेंट हो गया। अब फ्रेंड्स आप जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, ठीक है। आप जानते होंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए, ठीक है। एफ इक्वल टू क्या हो गया, एम ए। तो देखिए यहाँ आपका फोर्स का डिफिनीशन मिल गया, एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है। ये फ्रेंड्स आपका फोर्स का डिफिनीशन रहा कि एफ इक्वल टू एम ए, यहाँ आपको मिल गया, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एफ इक्वल टू एम ए मिल गया। अब आते हैं केस नंबर, ये तो फर्स्ट का हुआ, ठीक है। ये एफ इक्वल टू एम ए क्या है, दिस इज नथिंग बट सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, यानी कहने का मतलब है कि एफ इक्वल टू एम ए जो है, एम ए है, ये आपका एक्सेलरेशन लगेगा सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। अब आते हैं केस सेकेंड में देखते हैं फ्रेंड्स, केस सेकेंड को देखते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ तक कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और चीज़ देख लेते हैं फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड एक और चीज़ को हम देख लेते हैं। आ रहा समझ में फ्रेंड्स, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आई होप। चलिए अब देखिए, आपका जो मान लीजिए आता है एग्जाम में, फोर्स किसी भी बॉडी पे तो एक फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, बहुत सारा फोर्स अप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए एफ नेट फोर्स आपको निकालना हो, यानी एफ नेट निकालना हो, तो क्या कीजिएगा, तो एफ नेट का फ्रेंड्स फार्मूला होता है एम ए और सी एम, यानी मास ऑफ बॉडी, ए एक्सेलरेशन जितना हो रहा है, और एक्सेलरेशन कहाँ पर, सी एम, यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, ये आपका हो गया। चलिए, तो इसी से फ्रेंड्स एक फार्मूला निकलता है, 3 फार्मूला जनरेट होता है, जो कि आपको समझना ज़रूरी है। पहला फार्मूला समेशन ऑफ एफ एक्स, यानी एक्स एक्सिस के अराउंड हमको फोर्स निकालना है, तो एम ए एक्स होगा। उसी तरह समेशन ऑफ एफ वाई, ठीक है, हमको वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स निकालना हो तो एम ए वाई होगा, ठीक है। उसी तरह हमको समेशन ऑफ एफ टी, यानी टेंजेंशियल एक्सिस के अराउंड हमको फोर्स निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होगा एम ए टी, ठीक है। ये सारा चीज़ हम लोग आगे चल के डायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं, ये सारा चीज़ एक एक करके डायनेमिक्स में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप समझ रहे होंगे, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम केस सेकेंड को लेते हैं, तब तक आप ये केस फर्स्ट को आप नोट कर सकते हैं। तो केस फर्स्ट को आप नोट कीजिए, इसी से आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला जो मिला है एफ इक्वल टू एम ए, इसको आप इस पे ध्यान दीजिए। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है।
चलिए आते हैं केस सेकेंड को देखते हैं। केस सेकेंड में मान लीजिए हम वेलोसिटी को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। इफ वेलोसिटी जो आपका है उसको हम कांस्टेंट कर दिए, ठीक है, वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया जाता है। तो जब आप वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देते हैं तो आपका फोर्स क्या होता है, वेलोसिटी फ्रेंड्स आपका कांस्टेंट हो जाता है। तो फोर्स आपका हो गया v/dt, यानी ये आपका फोर्स का फार्मूला हो गया। वेलोसिटी अगर आप कांस्टेंट कर देते हैं तो ये आपका फोर्स का फार्मूला हो गया, F=v/dm/dt। अब ये कहाँ पर अप्लाई होता है, तो इसको आप पढ़िएगा। अगर आप सिविल ब्रांच से पढ़े होंगे या मैकेनिकल ब्रांच से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये जो फार्मूला है आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स में ये फार्मूला आता है, कौन सा चैप्टर में, तो इम्पैक्ट ऑफ जेट में आता है, इम्पैक्ट ऑफ जेट। आ रहा फ्रेंड्स समझ में, आपको कोई प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये कहाँ पर पढ़िएगा इस फार्मूला को, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आप पढ़िएगा इस फार्मूला को, ठीक है। किस चैप्टर में, तो चैप्टर का नाम है इम्पैक्ट ऑफ जेट, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड रहा जिसमें आप वेलोसिटी कांस्टेंट करते हैं तो फोर्स का फार्मूला होता है v/dm/dt, ठीक है। और F=ma आपका, जब आपका मास कांस्टेंट रहता है तो F=ma होता है, जो कि आप ये काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, डायनेमिक में पढ़ेंगे, जो कि आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इसी का यूज होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज होता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से न्यूटन का फार्मूला कैसे निकलता है ये भी आप अच्छे से जान गए होंगे। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर से रिवीजन कर लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को। रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इन बॉडी। डायरेक्शन ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम विल बी सेम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, तो P=mv को लीनियर मोमेंटम कहते हैं। मान लीजिए ये बॉडी है, वेलोसिटी v है, m आपका मास है, तो लीनियर मोमेंटम हुआ P=mv। P=mv बोल रहा है रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो हम इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टाइम के एलोंग। तो टाइम के एलोंग हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dp/dt=d/dt mv, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, तो dp/dt=v/dm/dt प्लस m dv/dt, ठीक है। इसी फार्मूला से केस वन, एक बार हम मास को कांस्टेंट रखते हैं, एक बार वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हैं। वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हैं तो जो डायनेमिक्स में पढ़ते हैं F=ma ओ आता है, और तो वेलोसिटी को कांस्टेंट रहते हैं तो F=v/dm/dt आता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, जो कि इम्पैक्ट ऑफ जेट में वाले चैप्टर में पढ़ना है, ये आता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ तक को नोट कर लीजिए, और चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये जो न्यूटन लॉ है फ्रेंड्स आपके लिए बेसिक है, इसका नॉलेज आपको एकदम अच्छे से होना चाहिए, जो कि हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर आपको हम वीडियो का कमेंट आपका हम पढ़ते हैं और उसके अनुसार आपको हम वीडियो बना के देंगे। फ्रेंड्स आप हम उस पर बिलीव रखिए, और आपका BCCLE जो लेटर एंट्री का एग्ज़ाम होता है उसके लिए मैं मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ। और अगर मैकेनिक्स में हल्का सा भी डाउट हो या कुछ भी डाउट हो, और हम बता रहे हैं इसका जो कहीं कोई क्लास वगैरह लेने का, ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने का आवश्यकता नहीं है आपको। हम यूट्यूब पर ही सारा क्लास आपको पढ़ा दूंगा, पूरा लेक्चर आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स।
तो लेक्चर कंप्लीट करा दूंगा, बस आप विश्वास रखिए और जितना बता रहा हूँ उतना आप पढ़ते जाइए, ठीक है। इसमें आपको अच्छा, आप पूरा पढ़ लेंगे तो रैंक भी आपको अच्छा अचीव हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? थर्ड लॉ बोलता है कि किसी भी बॉडी में टू एवरी एक्शन किसकी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। टू एवरी एक्शन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स होता है। यही आपका न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है। मान लीजिए कि कोई बॉडी है, ए बॉडी है, ये मान लीजिए बी बॉडी है, ठीक है। ये दोनों बॉडी है, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। F फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। F1 फोर्स अप्लाई करता है। तो ये भी मान लीजिए इसका नाम मान लीजिए 1 है, इसका नाम है 2, ठीक है। तो ये इसके ऊपर F12 फोर्स अप्लाई करता है। तो ये भी बॉडी इसके ऊपर F21 फोर्स अप्लाई करेगा, F21 फोर्स अप्लाई करेगा। इसका डायरेक्शन होगा ये यहाँ, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप समझ रहे होंगे। यानी कहने का मतलब है कि एक्शन फोर्स जो है आपका, एक्शन फोर्स होगा, ये इक्वल होगा लेकिन अपोजिट रहेगा, तो यानी माइनस होगा रिएक्शन फोर्स के, रिएक्शन फोर्स। आई होप आप फ्रेंड्स समझ रहे होंगे। ये आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलता है, कहता है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे। यानी इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21। यही आपका न्यूटन थर्ड लॉ है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ में एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो उस समय इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जो एक्शन फोर्स होता है और रिएक्शन फोर्स होता है एक ही बॉडी पे नहीं लगता है, ये डिफरेंट बॉडी पे लगता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं बोथ एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ तक आपको सारा चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। न्यूटन थर्ड लॉ आपका कंप्लीट हो गया, यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आपका कंप्लीट हो गया। जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ में हम लोग पढ़े हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में फोर्स का डिफिनीशन के बारे में पढ़े, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ आपको फोर्स का डिफिनीशन बताता है। न्यूटन सेकेंड लॉ में हम लोग फोर्स का फार्मूला बताता है, फोर्स के फार्मूला के बारे में पढ़े हैं, चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पढ़े हैं, ठीक है। और न्यूटन थर्ड लॉ में हम पढ़े हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ बताता है एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ये न्यूटन थर्ड लॉ बताता है। तो फ्रेंड्स यहाँ न्यूटन लॉ कंप्लीट हो जाता है। आगे एक टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स सिस्टम, जो कि आपका यहाँ से काइनेमेटिक्स शुरू हो जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स मैंने मैकेनिक्स का सिलेबस एक्सप्लेन नहीं किए कि यहाँ पर शुरुआत में, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डिप्लोमा का जितना भी सिलेबस होता है, सॉरी आपका BCCLE का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, बीटेक लेटरल एंट्री के लिए BCCLE का, ठीक है, 2022 का जितना भी जो भी सिलेबस है उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, जो कि 3 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फिर इंजीनियरिंग मैथ, और इंजीनियरिंग या टेक्निकल इंग्लिश पूछे जाते हैं, टेक्निकल इंग्लिश।
ये तीनों मैं फ्रेंड्स अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। पूरा सिलेबस आपको ओवरव्यू सारा चीज़ बता दिया हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी ऑफ फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी ऑफ फोर्स। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी ऑफ फोर्स। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है। देखिए इसमें मान लीजिए कोई फोर्स है, एक्ट करता है कोई रिजिड बॉडी पे, किसी पॉइंट पे, एट ए पॉइंट पे कोई फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी एट ए पॉइंट तो इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इट कैन बी ट्रांसफर्ड it can be transferred to the other point, to the other point on the same body। ठीक है, उसी बॉडी पे दूसरे पॉइंट पे हम इसको दूसरे पॉइंट पे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसी बॉडी में। लेकिन बॉडी क्या होना चाहिए, उसी पे, मतलब फोर्स का जो होती है पावर है एक्ट कर रहा है वहाँ दूसरे पॉइंट पे इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कीपिंग सेम मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, कीपिंग सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, और सेम डायरेक्शन होना चाहिए, एंड सेम डायरेक्शन। और एक और बात, कीपिंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन और सेम लाइन ऑफ एक्शन भी होना चाहिए, सेम लाइन ऑफ एक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, आ रहा फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा। यानी तब जाके आपका जो प्रभाव रहेगा, इफेक्ट विल रिमेन्स सेम। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई बॉडी है, ये आपका बॉडी है, यहाँ से आपने फोर्स अप्लाई किया, यहाँ से आपने एक फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस फोर्स को मान लीजिए ये फोर्स का ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है। तो इसको हम यहाँ पर, इस फोर्स को हम यहाँ पर ठीक है, सेम लाइन ऑफ एक्शन में, जैसे यहाँ एफ है गया आपका, ये भी एफ हो गया, ये भी एफ। देखिए यहाँ सभी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। यहाँ भी एफ है, यहाँ भी एफ है और यहाँ भी एफ ही है। मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ ए पॉइंट पे आपने किया था। ठीक है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। लेकिन ये बी सी डी जो तीनों है, ध्यान दीजिएगा, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे है, सबका डायरेक्शन भी सेम है। तो ये देखिए तीनों चीज़ को ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं, सेम मैग्नीट्यूड है, यानी एफ 3 जगह है, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है और सेम लाइन ऑफ एक्शन है, सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो जो इसमें कहा जा रहा है कि जो फोर्स इफेक्ट जो रहेगा, प्रभाव जो रहा वही सेम रहेगा, रिमेन्स रहेगा। ठीक है, रिमेन सेम रहेगा। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे यहाँ तक। अगर आपको कोई डाउट हो और अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। और आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कंप्लीट लेक्चर देने वाला हूँ आपको यूट्यूब पे। बस आप इसको अच्छे से पढ़िए, अपने नोट कॉपी पे नोट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।